Yes, so dear students, once more, here is your Vinay sir. Right now, I am going to solve the ITG Mains 2024, 27/1/2024 Physics Shift 2 पेपर्स हैं. जो भी क्वेश्चंस जो मेरे को अच्छे लगे और जितना मिल पाया उसको मैंने 1 by 1 करके आपको एनालिसिस दे रहे हैं. तो अभी आप लोग समझ लीजिए, एक अपने अभी बताया कि एक नया स्ट्रेटजी हमने बनाया हुआ है कि लिस्ट टाइम, लिस्ट एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम मार्क्स. ये कोशिश एक है कि भाई कम समय में कम मेहनत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में आप कितना स्कोर करते हैं, आपका रिजल्ट कहाँ बनता है, बस उसके अनुसार आपका ब्राइटनेस एंड डलनेस डिफाइन होता है, या यूँ कहें सक्सेस एंड फेल्यूर डिफाइन होती है. तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम फेल्यूर के कैटेगरी में नहीं रहेंगे तो सर्टेनली सक्सेस के वाला कैटेगरी में रहेंगे. और सेकंड वाला जो सक्सेस कैटेगरी है सबको अच्छा लगता है, और उसके लिए आपके पास क्या होता है, एफर्ट डालना पड़ेगा. तो हमारे पास कहते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट हार्ड वर्क. तो थोड़ा सा हम लोगों ने स्ट्रेटजी बदला हुआ है. स्मार्ट हार्ड वर्क मतलब लिस्ट इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट हम किस तरह से दे पाएंगे. तो उसके लिए क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस है उसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड कैलकुलेशन को आपको मैंने क्वेश्चन में बना दिया है, सो दैट कि जो टाइम हमें कैलकुलेशन करने के लगेगा वो कैलकुलेशन को मैं बचा लूँ, समय को बचा लूँ और उसको कॉन्सेप्ट पे लगा मैं, क्योंकि डेटा बदला रह सकता है और वो कैलकुलेशन का स्पीड आपको बनाना है. तो वो टाइम को हम सेव करते हुए हैं, द लिटिल बिट हम फास्ट होने जा रहे हैं, सो दैट कि वी कैन कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट. एंड हम लोग कह रहे हैं कि हार्ड एंड स्मार्ट वर्क दोनों ही हम लोग करके चलते हैं. तो आप हम लोग यूँ नाम करेंगे कि अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तो ये आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है सो, और इसके बाद जो अप्रैल में होने वाला है, ये दोनों के जो बीच का जो टाइम है अभी अच्छा हुआ, वेल एंड गुड. और अच्छा नहीं भी हुआ है, थोड़ा भी दब रह गया है या फिर इम्प्रूवमेंट का चांस है, तो अगर आप गिर गए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट उठें और पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे जोश के साथ जस्ट वाइंड अप करना है होल सिलेबस को. और मेरा मानना है कि अगर आप ठीक से रिवाइज कर लें तो जीत आपके कदमों तले है. और यूँ कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक एक्सप्रेस में बैठते हैं जिसका नाम हम लोग कहने जा रहे हैं चैम्पियन एक्सप्रेस. तो फटाफट हम लोग विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द क्वेश्चंस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, और ये हम कैलकुलेशन कर देते हैं. और हर टाइप का क्वेश्चंस यहाँ क्या बन सकता है उस पर भी मैं आपको बात कर देता हूँ. फाइंड द रेडिएशन प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप लोग मोमेंटम में पढ़े होंगे तो मास अगर सर्टेन वेलोसिटी से कहीं जाके टकराता है और वहीं चिपक जाता है तो mv कह देते हैं कि भैया उसके ऊपर फोर्स लगा, mv, राइट. प्रेशर पड़ा, mv, टाइम से डिवाइड कर लेते हैं. अगर उसी को रिटर्न आया तो 2mv कह देते हैं. यहाँ भी वही बात है कि अगर मास की जगह पर एनर्जी किसी सरफेस पे फॉल कर रही है तो वहाँ को जो एनर्जी के कारण जो प्रेशर पड़ता है सरफेस, उसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर कहते हैं. और उसी का लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस. एब्जॉर्ब कर लिया तो आप लोग यूँ समझिए कि रेडिएशन प्रेशर को हम लोग कह देते हैं रेडिएशन प्रेशर दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट. और ये एब्जॉर्बिंग रहेगा तब गया और लौटा नहीं, एब्जॉर्बिंग. और अगर रिटर्न हो जाएगा तो ये ट्वाइस होगा, जाने का और ये आने का. और ये कहते हैं, ये इंटेंसिटी को कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हम लोग c से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को मोमेंटम मिल जाती है. अगर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा तो फार्मूला यही वाला चीज़ बन जाएगा 2I/c. दो फार्मूला है मेरे पास, एब्जॉर्बिंग रहेगा तब और ये अगर रिफ्लेक्टिंग रहेगा तब. सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ओके. एक मोमेंटम जाने वाला, दूसरा रहने वाला, तो ट्वाइस हो जाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है एब्जॉर्बिंग, तो एब्जॉर्बिंग में डेटा कुछ नहीं है, आपने रख दिया कि प्रेशर निकालना है तो I/v. इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये कहा हुआ है कि भैया यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फार्मूला c लिखा हुआ है. फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट
बट यहाँ पर ये कह रहा है कि मोमेंटम वो नहीं, मीडियम में आप उसमें निकालें जहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3 दिया हुआ है। तो माय डियर यहाँ से क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, तो c/μ हो जाएगा। और इसको अगर कट दिया तो हम लोग के पास मीडियम में स्पीड जो हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला में पढ़े I/c को आपको चेंज कर देना है वेलोसिटी ऑफ द लाइट में, बिकॉज speed of the light in the certain medium whose refractive index 3 will change and that is given by here। तो हम लोगों ने कह दिया I का मान दिया हुआ 6 × 10⁸ एंड V का मान हम लोग मीडियम में निकाले, ये कट कर दिया 6 J/m3 जो हमारे पास वैल्यू ऑफ रेडिएशन प्रेशर के हम लोग बारे में बात कर देंगे। अब जरा सा इसको देखिए, ये आपको सस्ता प्रॉब्लम है, लिटिल बिट एकदम ही आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आप देखिए ये हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, कह रहा है प्रेशर अंडर गोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरिंग सच दैट P इज प्रोपोर्शनल टू, आपके पास क्या लिखा हुआ है TQ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा दैट इज CP/CV को ही तो हम लोग क्या कह देते हैं, गामा का मान निकालना है। तो इसको बनाने का तौर तरीका में हम लोगों ने क्या कर देंगे भैया, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोग जानते हैं, तो यहाँ P इक्वल टू ये देखिए रिलेशनशिप अगर हम लोग कहेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो हमने नाम दे दिया KT3। अब जानते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT, तो PV/nR का मान आप लोगों ने T कर दिया, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो P इक्वल टू K, T की जगह पे क्या वैल्यू है, PV/nR का पावर कितना है क्यूब। तो अगर ओवरऑल मान आप अगर निकालेंगे तो हमारे पास रह गया N3R3/K, ऐसे रख दीजिए। और यहाँ पर ये देखिए सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, यहाँ P है PQ है, तो ये P² V के पावर आपका वैल्यू हो जाएगा, देख रहे हैं ना 3, T के मान हम लोगों ने 3 रख दिया। अब कुछ विशेष नहीं निकालना है हमारे पास, अगर रूट ले लेंगे हम लोग वैल्यू, तो वैल्यू को आप देखिएगा रूट जैसे ही ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV3/2 इज इक्वल टू N3R3/K का अंडर रूट। तो डियर यहाँ से देखिए PV गामा इक्वल टू, ये तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट ही आएगा, और ये कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास देखिए गामा इक्वल टू 3/2, ये जो लिखा हुआ है गामा इक्वल टू 3/2। तो आप कैलकुलेशन जिस तरह से देख लेंगे, इसको देख लीजिए हम साइड में रख दिए हैं कि आप प्रॉपर धर को रख देंगे। और जब कभी भी कोई भी गैस इक्वेशंस का हम लोग यूज करेंगे, अगर थर्मोडायनेमिक्स में कोई कन्वर्सन करना है तो वर्किंग सब्सटेंस गैस होते हैं, इसलिए PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग चैंपियन एक्सप्रेस पे बैठे हुए लिटिल बिट थोड़ा सा स्पीड को हम लोग मेंटेन करते हैं, सो दैट वी कैन कवर द इंटायर क्वेश्चंस इन द वन सेशन। तो 40 से 45 मिनट्स की हमारी टारगेट होगी कि हम आपको ये कवर कर दें। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम ही आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत ही कराया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप लोग सिर्फ जो पढ़े हैं वो कॉपी को अगर देख रहे होंगे तो हमको लगता है कि जस्ट आप लोग तुलना कीजिएगा कि इस टाइप का हम क्वेश्चन कितने कराए हैं, इतने नहीं है, तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, इससे हमने बहुत प्लेन बदल के भी कराया हुआ था। और अभी जो हम लोग रिवीजन देने जा रहे हैं उसमें तो हम बहुत अल्टीमेट लेने जा रहे हैं, बिकॉज मेरे पास है कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स का PYQ भी है, जिसके ऊपर मैं हर को ग्रुप एंड कैटेगराइज कर रखा है, और कैटेगराइज करने के बाद मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स लाइंग इन द सेम प्लेन, भैया एक ही प्लेन में है, रेडियस 2π और 4π दिया हुआ है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 4 एम्पियर, कैलकुलेट दिस वन। तो आधा सर्कल है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है, अगर उसको हम लोग आगे पीछे करें, पर्टिकुलर पॉइंट से जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो इस तार का मैग्नेटिक फील्ड 0, इस तार का मैग्नेटिक फील्ड 0, हाथ को चलाएंगे तो इनवर्ड है, ये भी हाथ चलाएंगे इनवर्ड है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो सर्कल अगर फुल पाए हो तो μ0I/2r हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह देंगे, अगर ये कह देंगे तो μ0I/ आधा सर्कल है, इसलिए हम लोग 4r1 कर दीजिए, और यहाँ से हम लोग कह देंगे μ0I/4r2 कर दीजिए, राइट। R1 R2 का वैल्यू रखा दीजिए, आपके पास है, यहाँ से देखिएगा 4π × 10⁻, कितना मान है भैया 7 है, और R का I का मान आपको दिया हुआ कितना एम्पियर, देख लीजिए फटाफट वहाँ पर लिखा हुआ है 4 एम्पियर है, और ये वाला है 4, और R का मान एक R1 का मान आपको दिया हुआ है कितना 2π है, एक का 4π है, तो ये वाला 2π है, और यहाँ पर है μ0 का मान है 4π × 10⁻⁻7, और ये वाला 4 है, और ये वाला हमारे पास 4π है।
तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए ये कट गया है और यहाँ से हम लोगों ने 4 पाई 4 पाई 4 पाई भी काट दिया, 2 से 2 काट दिया, यहाँ का 4 है, यहाँ का 2 है, 6 हो गया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया होगा, ये देखिएगा। तो हमारे पास रिजल्ट को लिखे होंगे, दिस इज द वैल्यू, देख रहे हैं ना। तो 4 4 को काट दिया हम लोगों ने एंड दिस इज व्हाट 10 टू द पावर 7 है, 2 पाई हो गया। और ये 4 पाई को हम लोगों ने 4 पाई R2 का मान हमारे पास कितना वैल्यू है डियर, ये देखिए 4 पाई R1 है 2 पाई, और ये 4 पाई एक ठो, और यहाँ पर हमारे पास है 4। ये देखिए छोड़ रहे हैं हम लोगों ने, एक 4 है तो हम लोगों ने इसको उड़ा दिया है। तो 2 और 3 इंटू 10 टू द पावर -7 जो आया हुआ है। कैलकुलेशन हमने प्रॉपर दिखाया गया है एक करके। जनरल फार्मूला डियर ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R इंटू फाई है। कोई भी कर्व अगर सरफेस है ना, और अगर उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं तो फाई द एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व सरफेस अगर ऐसे बना रहा है, ये यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर आप पाई/3 लगा देंगे तो इसके कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर φ1 φ2 के मान ये आधा सर्कल है, तो ये भी पाई है और ये भी पाई है, रख दिया है। फार्मूला वही आया हुआ है जो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई परेशानियाँ नहीं है, आप लोगों ने निकाल रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये देखिएगा क्वेश्चन है, दिस इज द गुड क्वेश्चन एंड आपके पास थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट की ज़रूरत थी ना, बट विशेष वैसा कुछ नहीं है। आपको हम एक लाइन बता रहे हैं, पेंडुलम इज गिविंग अ वेलोसिटी, पेंडुलम इज गिवन velocity such that its acceleration at mean position and extreme position are same, then find the maximum angle of deflection। बड़ा कमाल का है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का एक्सेलरेशन जो होता है, तो एक्सेलेरेशन देखिएगा हमारे पास टोटल एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है। ऐसे अगर आप कहेंगे तो मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन कहते हैं 0, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मीन पोजीशन में वेलोसिटी है और कर्व पाथ पे चल रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन होता है v²/r। तो हमारे पास एक एक्सेलेरेशन ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर देंगे तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बदल रहा है, तो v²/r एक्सेलेरेशन जो है रेडियल की ओर। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे बात हम लोग करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी का मान 0 है, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला है g, और इसका हम लोग कंपोनेंट बात करें ये थीटा, तो ये वाला थीटा, तो ये हम लोग का बाद में देखिए थीटा, तो ये g cos थीटा, ये g sin थीटा, g sin थीटा लाने के लिए बात कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है नहीं, ये g sin थीटा, तो हम लोग कह रहा है कि मीन पोजीशन पर का एक्सेलेरेशन v²/r है और एक्सट्रीम पर का पोजीशन g sin थीटा है, दोनों को हम लोगों ने बराबर कर दिया। बट यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं, हम लोग को निकालना है थीटा, हम लोग को निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा दीजिए, दो जगह पर है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे तो हम लोग देखिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट मीन पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आएगा, ये देखिए यहाँ पर एनर्जी की बात लिखिएगा तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और ये गया कितना, ये इतना ऊपर गया हुआ है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। टोटल r था और ये वाला r cos थीटा है, तो हमारे पास वैल्यू हो गया mgr × 1 - cos ऑफ थीटा। डियर यही देखिए हम लोगों ने काट दिया हुआ है, तो v²/r का मान हमारे पास आ रहा है 2gr 1 - cos ऑफ थीटा। इस तरह से हम लोगों ने मान को रख दिया है 2gr 1 - cos ऑफ थीटा, और इसी को जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया डियर, ये देखिएगा वहाँ पर दिखा दिए हैं कैलकुलेशन को। अगर फास्ट सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए तो वैल्यू क्या है, v², एक नंबर इक्वेशन रख दीजिए, तो 2gr cos थीटा का मान ये देखिए 1 - cos थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा है डियर। ये सॉल्व करो, इसको हम लोगों ने काट दिया, तो वैल्यू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 2gr v²/r का मान है 2gr cos थीटा, और ये वैल्यू हम लोग को लिख दिए हैं v²/r का मान 2g cos थीटा ना, ये तो हम लोग r ले ही लिए हैं, यहाँ से ऐसे आ गया है, ऐसे हम लोग को आ गया, ये देखिए तो वैल्यू है 2g कट गया, तो 2 × 2 sin² θ/2 इज इक्वल टू 2 sin θ/2 × cos θ/2। आप लोग सब पता है, तो फटाफट इसको उड़ा दीजिए और इसको भी आप लोग उड़ा दीजिएगा,
तो हमारे पास ये वैल्यू देखिए तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू इधर वाला 2 इधर आ गया 1/2, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ गया है 2 tan इनवर्स 1/2। तो यह शॉर्टकट में कर दिया, ऑलरेडी फोटो बना करके हम लोगों ने एक कैलकुलेशन कर दिया हुआ है। तो सिस्टमेटिक आप देखेंगे फटाफट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए रॉड ऑफ मास 12 किलोग्राम इज रेजिस्टिंग एज द शोल्डर ऑफ ए मैन एज सोन। देखो भैया ऐसे हम लोग कंधे पर डंडा लेकर के और नीचे रखे हुए हैं इस तरह से, तो एक जो कंधा पर जो डंडा रखे हुए ना तिरछे रखे हुए हैं, तो रिएक्शन होगा डंडा के नॉर्मल में लगा दिए हैं, रॉड के नॉर्मल में लगा दिए हुए हैं। जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हम लोग ये बात करें तो अगर एक देर इज ए रॉड एंड रॉड वी हैव केप्ट एट आवर सोल्जर एंड अनदर एंड इज एट द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे क्या होगा, वो फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन उसको रोकना चाहेगा, और जो रॉड है नीचे की ओर प्रेशर मारेगा तो सरफेस ऊपर में रिएक्शन देगा। तो हमारे पास इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम फटाफट खींचे तो एक रिएक्शन ये है अर्थ सरफेस देगा, रॉड लेफ्ट साइड में जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, और साथ में ये वाला जो हम लोग अगर एंगल पे चिपकाए हुए हैं तो रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया। तो अब करना कुछ नहीं है, इसको हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक टॉर्क का हम लोग कर देते हैं, कहीं जा रहा है ना घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बैलेंस कंडीशन में है। तो हम लोगों को ये क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर टॉर्क इधर की ओर देगा और ये वाला टॉर्क इधर की ओर देगा, तो इसको कहेंगे mg, L/2 है तो L/2 cos ऑफ थीटा, तो mg L/2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू f इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को L कर दिया, L को उड़ा दिया हम लोगों ने, cos थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो mg/4 हम लोग को वैल्यू लग गया है। तो ये कहानी है। तो हम लोग फटाफट चल रहे हैं, ये जो बात को बोल रहे हैं कि सोलह ये हम लोग चैंपियन एक्सप्रेस पर सवार हैं, है ना डियर। तो आप लोग अपने आप को फील करो वी आर ऑन द चैंपियन एक्सप्रेस, इस बार बाउंड्री पार, समझ रहे हैं ना। तो एक बात ये हमेशा अप्रिशिएट खुद को करना चाहिए, और खुद को अप्रिशिएट करिए और खुद को एनर्जेटिक रहिए, खुद को मोटिवेटेड रखिएगा कि ठीक है अगर कुछ दाएं बाएं कुछ कमी रह गई हमारी तैयारी में कि लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं और थोड़ा सा मिस हो रहा है, बस इस पर झोंक देना है अपने को, बवंडर की तरह एकदम उठा देना है अपने तैयारी को, और जो रास्ते में मिले जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसा बवंडर चक्रवात जो होता है ना, बवंडर उठा करके सबको उठा पठा कर पार कर देता है, वो आपको जोश थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। जो अब डोरमेंट स्टेज में है आपका एनर्जी लेवल, उसको आप थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए, और वोल्केनिक इरेप्शन करते हैं ना कि एक बार आया प्रेशर मारा सारा तोड़ फोड़ करके ले गया, थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा आप लोग आइए, मोटिवेटेड रहिए। बस 1-2 महीना तो झोंकना है, और उसके बाद तो आप एकदम जैसे सूरज चमक रहा है वैसे चमकिएगा, अरे लगे रहो। तो उम्मीद करते हैं कि फटाफट ये वाला देखते हैं। फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर का मान माय डियर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी लेवल 1 वाला क्वेश्चन में हम लोग शिफ्ट 1 वाला में जब बात कर रहे थे 1 एटम का बात हम लोग 1 मॉलिक्यूल का बात किए थे, यहाँ 1 मोल का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग केटी बात किए थे ना, पर मॉलिक्यूल अगर एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं ना तो हाफ केटी होता है, अगर मोनोएटॉमिक होता है तो 3/2 लगाते हैं, डायएटॉमिक होता है तो 5/2 लगाते हैं। एक एटम का और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ मोल में बात किए हुए हैं तो के जगह पे हम लोग आर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग के इंटू एन का मान आर कर देते हैं। तो फार्मूला है डायएटॉमिक है ऑक्सीजन, इसलिए डायएटॉमिक है तो हम लोग सर्टेनली 5/2 RT लगाएंगे। 5/2 लगा दिया, आर का मान दिया हुआ है, देखिए अपने से मत रखिएगा, 25/3 दिए रखा है, और यहाँ पर टेम्परेचर है 27 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑफ कोर्स SI में ले लेंगे तो 27 + 273 आप करना ना भूलेंगे, और न तो हवा खाने चले जाएंगे। 273 + 27 दैट इज 300 केल्विन आप लोग रखेंगे। फटाफट उड़ाइए, दाएं बाएं कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू देख लीजिए, तो काटिएगा तो 6250 जो कि आपके चॉइस में है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो अभी तक तो हमें फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो कि हम लोग कॉपी में नहीं पढ़े, है ना। ऑल थिंग्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस द PYQs। आई उम्मीद करते हैं कि इस बार तो बेतरनी पार, और अकेले चलिएगा तो तेज़ी से चलिएगा, और ग्रुप में तैयारीगा तो बहुत लोग चलिएगा और बहुत दूर तक चलिएगा। तो हमको लगता है हम और हमारे साथ जो इस फ्रीक्वेंसी के लोग हैं उसको सबको निकालते हुए हम लोग इस पर चमकाना है और चमकना भी है, चाहे जो हो जाए।
ना, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड करना है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट करने वाले और डीमोटिवेट करने वाले लोग भरे पड़े हुए हैं, एनर्जी निगेटिव वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। अपने आप को फील पॉजिटिव, फील गुड और फील एनर्जेटिक वाला कॉन्सेप्ट को जरूर रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो आसान है। वर्क फंक्शन क्या कहते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल, यही कहानी कहते हैं भैया। तो ये है आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कह रहा है क्या चीज़, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। तो हम लोग सब जानते हैं E इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, एच न्यू, यहाँ से लिख रखा है 6.63, क्या कमाल का डाटा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में कर दिए, और ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू है, न्यू का मान काट पीट कर लीजिए तो हम लोग का वैल्यू देख रहे हैं ना 1.6 है। पावर को इधर से इधर कर लीजिएगा, प्लस में आ जाएगा, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज में आपके पास वैल्यू आ रही है। सो तो इस सब में कोई दम भी नहीं है, आपके पास वैल्यू देखिए। ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन करना है। तो एलसीआर सर्किट का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है, सी का मान दे रखा है, राइट भाई। फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आप लोग सब जानते हैं कि कॉस फैक्टर को ही पावर, कॉस फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। आइदर यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द एलसीआर सर्किट और कॉस फाई, बोथ आर द सेम थिंग। तो कॉस फाई में हम लोग ये सब जानते हैं कि कॉस फाई आर बाई जेड को ही तो हम लोग कॉस फाई कहते हैं ना। एलसीआर सर्किट में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो ये वाला देखिएगा हम लोग एक्सएल कहते हैं, और ये वाला एक्सी कहते हैं, ये वाला आर कहते हैं। अगर हमारे पास ये वाला वैल्यू है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो ये वाला को हम लोग फाई कहते हैं, और इसी को हम लोग जेड कहते हैं। जेड करेंगे ये वाला देखिए एक्सएल माइनस क्या है, एक्सी है, तो स्क्वायर करके ये वाला का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो फार्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं, इसी को जेड कहते हैं। तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, और जेड का मान हमने लिख रखा है ये वाला चीज़। आर का मान देखिएगा 10 दे रखा है, और एक्सेल का वैल्यू जो होता है, डियर माय डियर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ से लिख दिया है एक्सेल का वैल्यू ओमेगा एल होता है, ओमेगा में 2 पाई एन, एन का मान देखिए 50 हर्ट्ज दे रखा है, राइट ना। तो ये डेटा को थोड़ा सा हम समय बचाए हुए हैं, राइट यहाँ पर है, और ये एल का मान हेनरी में दे रखा है, पाई माई को उड़ा दीजिए, वैल्यू वी हैव गॉट, दिस इज ओम। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और उसी तरह से हम लोग वैल्यू यहाँ पर 2 पाई ओमेगा है, और यहाँ कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखा है तो ओमेगा सी होता है ना। तो ओमेगा सी का मान हमने रख दिया, पाई माई को काट दिया, और ये वैल्यू आया 10 ओम। तो इम्पॉर्टेंट, ये आया 10 टू द पावर 4, ये आया 10। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखिए अप्रोक्सीमेशन, ये वैल्यू को लिखेंगे 10 के पावर 4, 10,000 में से 10 को माइनस करेंगे, नेग्लिजिबल वैल्यू होगा। तो हम लोगों ने इसको हटा दिया, छोड़ दिया, और उसका स्क्वायर 10 टू द पावर 8, और 10 टू द पावर 8 में अगर 100 जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 8 ही रह जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो लगभग 4 ही रह जाएगा। तो कॉस फाई आर इज इक्वल टू जेड, तो वैल्यू देखिए 1/1000 आया, काट पीट दिए, तो कॉस फाई का मान लगभग आपके पास ये वाला पावर फैक्टर होता है। और पावर फैक्टर का मान आप जान ही रहे हैं कि 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि कॉस फाई है, 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। और पावर फैक्टर पावर लॉस को के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। ये तो आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है डियर, ये सब चीज़ है जो कि इस सब लोगों को हर ये गलती भी नहीं होनी चाहिए, जिसका गलती होता है वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इजी मॉडरेट क्वेश्चंस। तो अभी तक ये लगा है कुछ क्वेश्चन टफ होंगे जो कि अभी मेरे हाथ में नहीं आया है। लेट अस सी दिस वन, सुन आई विल गेट इट एंड देन आई विल गिव द सॉल्यूशन सेपरेटली टू ऑल द डिफिकल्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इफ आई विल गेट इट। तो ये है वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ द रियल गैस इज गिवन बाई पी माइनस पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ये देखिएगा, अगर इक्वेशन ऐसे ही लिख रखा है तो ठीक है, और अदरवाइज ऐसे लिख रखा है तभी वो ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, है ना। तो बट रियल गैस इक्वेशन हमारे पास ये है, 1 मोल के लिए लिखा हुआ है। तो सब जानते हैं वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस करेंगे तो वी का मान एल क्यू, और बी का हमको डायमेंशन मिल गया है, और पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर डायमेंशन ए बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी, और प्रेशर का मान होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखिएगा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का मान एम एल टी स्क्वायर माइनस 2, और एरिया का एल स्क्वायर है ए, और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल 6 होगा। काट पीट कर दिए तो हम लोग को वैल्यू ये मिल रहा है। ये देखिएगा वैल्यू यहाँ से 2 काट दीजिए, ये चला जाएगा 5 टी माइनस 2, और ए बाई बी स्क्वायर का मान है तो एल 6 है, ए को काट देंगे तो यहाँ पर आ गया वैल्यू आपको एम एल माइनस 1 6 है, ऊपर 5 है, कट गया -2। दिस इज द डायमेंशन वैल्यू वी हैव।
अब आगे देखिए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही आसान है और कोई आपको डिफ़िकल्टीज ही नहीं आएंगे। तो आप चमकिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। और ये कॉमन सेंस से आपको काम कर लेना है। ये कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। माय डियर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो हम लोग ओमेगा के लिए क्या करते हैं, थीटा बाई टी। भाई टाइम पीरियड क्या है, तो 28 दिन। लूनर मंथ हम लोग कितना करते हैं, 28 दिन का दिन होता है, एक पखवाड़ा 15-15 करते हैं, 28-30 दिन। तो चलिए लूनर के लिए हम लोग कह देंगे 2π/t। मून का टाइम पीरियड है 28 दिन और अर्थ का टाइम पीरियड है 365 डेज। अर्थ टेक्स टाइम 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो आप समझिए ना, ओमेगा मून में 2π एंगल तो सेम है, लेकिन 365 डेज अर्थ का टाइम पीरियड ज़्यादा है और अर्थ का टाइम पीरियड कम है। तो ऑफ कोर्स मून का स्पीड ज़्यादा होगा और अर्थ का कम होगा। तो हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज मोर। देख रहे हैं ना, मोर। तो ऑफ कोर्स ये वाला कह देंगे ओमेगा मून इज ग्रेटर देन ओमेगा अर्थ। ये तो सही है। हाँ, और साथ में क्या, टाइम टेकन बाय द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज लेस। यहाँ देखिए तो टाइम 28 दिन और ये वाला है 365 दिन। तो टाइम ऑफ द मून जो है वो लेस है टाइम ऑफ द अर्थ। ये भी सही है। S1 और S2 दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट और रीजनिंग भी करेक्ट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। n सेकेंड और nth सेकेंड का जो कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही ढंग से इसको सब पढ़ाया हुआ था, n सेकेंड और nth सेकेंड का ना। तो n सेकेंड में हम लोग हका देते हैं हाफ GT² वाला जो फॉर्मूला लगा देते हैं। और nth सेकेंड की अगर हम लोगों ने बात करेंगे 1 सेकेंड में जो चला तब और 1 से 2 के बीच में चला तब, तो हम लोगों के लिए फार्मूला जो लग जाती है, अगर हम लोग बात करेंगे टोटल फार्मूला से, तो 1, 3, 5, 7 वाला जो फार्मूला हो जाती है ना, उस पर हम लोग काम कर लेते हैं ना। तो पहला सेकंड में अगर 5 चलेगा तो उसका दूसरा सेकंड सेकंड में अगर बात करेंगे तो 3 का मल्टीपल है, 5 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए। अगर तीसरा सेकंड में कर लेते हैं तो 1, 3, 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई तो 25, 35 और 45। अगर कहता है 2 लगातार सेकंड में, मतलब चौथा और पाँचवा सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो जो डिस्टेंस चले हम लोग वो कितना चले, 35 और 45। ओके, 35 और 45 चले, जोड़ेंगे तो 80। तो कहता है लगातार 2 सेकंड में हम लोग चले कितना, 80 मीटर। तो चौथा और पाँचवा सेकंड में हम लोग 80 मीटर चले, तो उसके पहले भी कितना चले, 5, 15। मतलब कहने का है कि पहला सेकंड में हम लोग यहाँ से 5 मीटर चले, दूसरा में 15 मीटर चले होंगे, तीसरा में हम लोग 25 मीटर चले, चौथा में 35 चले, फिर 45 चले। ये जो हम लोग चाहते हैं nth सेकंड का जो वैल्यू निकालते हैं, nth सेकंड के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, H = UT + U प्लस ना, ये देखे होंगे U + 1/2 G, वैल्यू लिखते हैं 2n - 1। तो ये देखिएगा हम लोग पास कर दिए, अगर ये वैल्यू लिख दिए कैवा सेकंड में बात कर रहे हैं, सो तो U का मान 0 है, HN का मान अगर हम लोग कह दिए G/2 2n - 1। अब आप लोग पहले n का मान 1 रखिएगा, तो n का मान रखिएगा तो G/2 × 2 × 1 - 1, तो ऐसे वैल्यू आ गया 10/2, 5 आ गया। यही बतिया को बोल रहे हैं। अगर 2 रखिएगा तो आप यहाँ से देखिएगा, 2 रखिएगा तो कितना, 2 2 4 3 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, 3 रखिएगा तो ये वाला। इसी फार्मूला से हम लोगों ने निकाल रखा है। तो कह रहा है बिल्डिंग का हाइट टोटल कितना हो रहा है भैया, पहला सेकंड 5, 25, 15, 25, ये सब मिला जाए सबको 125 मीटर का आपकी हाइट बिल्डिंग टावर की है। तो nth सेकंड और n सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया यार ना। तो ध्यान रखिए, मतलब ये लगता है कि केम और फिजिक्स में आप लोग का स्कोर अच्छा गया होगा या जाने की संभावना है। मैथ का जो पेपर्स है थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला हो जाता है, तो जानते हुए भी उसमें छूटने और टाइम का शॉर्टेज हो जाती है। ये तभी बहुत अच्छा फास्ट कर सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस बहुत सुपर डुपर है। तो माइंड इट, अगर आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए स्पेशली, तो मैथ के लिए रूल बनाइए कि 2 से 3 घंटा मतलब 20-25 पेज का प्रैक्टिस आपकी होनी ही है। न्यूमेरिकल के लिए तो रिवाइज द फार्मूला एंड मेक द न्यूमेरिकल्स, रिवाइज द फार्मूला एंड मेक द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द थ्योरी पोर्शंस एंड राइट नाउ यू आर एग्जामिनिंग फॉर द बोर्ड। तो हमें लगता है कि बार बार रिवीजन कर लिए होंगे और इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस रखें
और थोड़ी सी अपने आप को भी कंसंट्रेट रखें, कंसोलिडेट रखें। ये हमेशा तैयारी के दौरान में नर्वस होते ही रहते हैं। कौन लोग नर्वस होते हैं? जो पढ़ते हैं, जिसकी तमन्ना होती है एक्सेल करने के लिए, एंड ये लगता है कि जहाँ जहाँ हम हाथ मार रहे हैं सब जगह से हीरा मोती मतलब सक्सेस मिले, वो सब लोगों को डर लगता है। जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिसको टेंशन नहीं, उसको क्या डर है यार। ठीक है ना। तो एनीवे आपको चमकना है तो तपना पड़ेगा भाई। तो हम लोग ये बार बार बोलेंगे कि अगर तपिएगा तभी आप चमकिएगा, क्योंकि गर्मी से ही तो चमक आती है ना। और जाड़े के दिन में भी गर्मी आएगा, वो है आपको एग्जामिनेशन की तैयारी ही। तो करंट ऑफ 2200 एम्पियर डिफ्लेक्ट द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल 60 डिग्री है भैया। तो अगर 1 डिग्री में दिया हुआ है, 1 रेडियन में दिया हुआ है, तो फट से हम लोग रेडियन चाहे तो डिग्री में बदल लीजिए। तो जनरली रेडियन में हम लोग कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं। सॉरी, हाँ जी। तो फाइंड द करंट। तो ये देखिए I2/I1, I प्रोपोर्शनल तो थीटा है, तो I2/I1 में तो सेकंड वाला एंगल को हम लोग लिखे हैं π/10, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को C दे दिया है, और फर्स्ट वाला को हम π/3 में बदल दिए हैं, काट पिट कर दिए 200 को। तो 60 एम्पियर का करंट जो है आपका आंसर आपके पास आ गया है। यहाँ पर देखिए, और ये तो एकदम में सस्ता है, मतलब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जस्ट सोचने वाली बात है। इसमें डाउट उठता है लोगों का, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, रिंग एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस। चलो भैया, रेडियस भी सेम है, मास भी सेम है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड्स डाउन, रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड्स डाउन। रोल भी करता तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और वही एनर्जी सब यहाँ काइनेटिक में ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ में बीच रास्ते में कोई लॉस है नहीं। तो जब लॉस है ही नहीं और आपके पास हाइट सेम है, तो mgh का एनर्जी आपके काइनेटिक में ट्रांसफर होगा। किस केस में? रिंग के केस में। और इतना ही एनर्जी किस में ट्रांसफर होगा? सॉलिड स्फीयर के केस में। रेशियो कर दीजिएगा, सेम है। प्लस अगर g sin थीटा है और स्लाइड कर रहा है, तो रोलिंग से हमको लेना देना है नहीं, इसलिए वेलोसिटी यहाँ सेम होगा, हाफ mv², तो 1:1 की कहानी है। लास्ट क्वेश्चन है 2 बॉडीज हैविंग, हमको लगता है सेट 1 में भी, शिफ्ट 1 में भी ये सवाल आए हुए थे, जस्ट डेटा चेंज था। लगता है कि 2 बॉडीज हैविंग मासेस 4 किलोग्राम 9 किलोग्राम हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। माइंड इट, सेम काइनेटिक एनर्जी है, मास अलग है, तो रेशियो ऑफ द मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2m, काइनेटिक एनर्जी सेम है, उड़ा दीजिए। ये है मास m1/m2, 4/9, 2:3 का है। तो आई थिंक सो कि दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, दे आर द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आई हैव गॉट इट, आई हैव सॉल्व। तो आप इसको जल्दी से देखिए, क्योंकि हम लोग कौन सा एक्सप्रेस में चल रहे हैं? चैंपियन एक्सप्रेस में। और यही चैंपियन एक्सप्रेस आपको बॉर्डर पार कराएगा और बैतरनी पार भी कराएगा। और जिस दिन बैतरनी पार कराइएगा, जिस अवस्था में रहिएगा पेपर में, जब नाम छपेगा ना, वाओ, कमाल हो जाता है। उस समय आपका जो चेहरा हो जाता है देखने लायक है डियर। वाओ, ये देखिए ऐसे धमाल मच जाता है। अब उस समय आप मेकअप करो कि क्या करो, ये आपकी मर्जी है, जैसन रहोगे मस्त बिंदास। तो टेक केयर। नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हम लोग आज का पेपर का लेते हैं, दैट इज 29 वाला पेपर के लिए बारे में देखते हैं। और अभी ये कंटिन्यूएशन रहेगा सीरीज को, और हम लोगों ने मैक्सिमम जो पढ़ा रखा है, हमको लगता है फिजिक्स का सब कॉपी से अगर आप देखे हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग को वहीं से है कंसेप्ट का। अगर कहीं कमी रही होगी तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने में कमी रही होगी, और वो कमी को अब भी दूर करेंगे जो समय आ रहा है बोर्ड एंड अप्रैल के बीच में। थैंक यू एंड जस्ट गो अहेड, कीप इट अप।